अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाजरीन, बानिए पीटीआई की तोशाखाना 2 में केस में समाअत हुई आज और उसके साथ साथ उनको जमानत के अहकाम भी जारी कर दिए हैं अदालत ने, लेकिन कहा यह जाता है कि रिहाई का इम्कान नहीं है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानिए पीटीआई को 10-10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का भी हुक्म दिया है और साथ ही साथ ये हिदायत ये अहकाम जारी किए गए हैं कि ट्रायल कोर्ट में पेश होना है। इसके अलावा हम आपको अपडेट करेंगे कि बानिए पीटीआई के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के जो 3 केसेस थे, जो मुकदमात थे, उनमें भी उनकी जमानत को खारिज किया गया है। ये तो एक जानिब एक अदालती डेवलपमेंट है जिससे आपको हम आगाह कर रहे हैं, शो में हम इस पर बात भी करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब हम पॉलिटिकल सिनेरियो की बारे में भी आज डिस्कस करेंगे शो के अंदर, जो कि 24 नवंबर की कॉल है जिस पर कहा यह जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती तरफ से भी हम देख रहे हैं कि सख्त तैयारियां हो रही है। रेंजर्स की तैनाती के हवाले से बात हो रही है, खासी सख्ती होगी। ये भी कहा जाता है कि उनके जो CNIC हैं, जो इजलास में शिरकत करने वाले लोग होंगे, जो रहेंगे मुजाहिरे के अंदर, उनके मनसूख कर दिए जाएंगे। और तलबा और तालिबात के हवाले से भी चीज़ें आ रही हैं सामने कि उनकी डिग्रीज को मनसूख कर दिया जाएगा, लेकिन हतमी तौर पर अभी कोई भी ऐलान हुकूमत ने इस हवाले से नहीं किया कि क्या उनकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग है इस इजलास के हवाले से। अब हम शो में दावत दी है हमने, बैरिस्टर अली ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर कानूनदान। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अखुंज़दा चट्टान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। हम दोनों मेहमानों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली ताहिर। जी, वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। यू आर वेलकम। ताहिर, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि इमरान खान की तोशाखाना 2 में जमानत तो हो गई है, लेकिन रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। अब तोशाखाना के हवाले से पहले तो हमने देखा कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जगह पर बहुत सी चीज़ें सामने आई। सबसे पहले तो इसका पोस्टमार्टम हुआ, पहले डिटेल सामने आ गई कि बानी पीटीआई से पहले किन किन लोगों ने तहाइफ लिए, क्या क्या कीमतें अदा की गई, उसका सेट प्रोसीजर क्या है। अब आप सबसे पहले हमें बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अब अगर इनकी तोशाखाना 2 में ज़मानत मिल गई है लेकिन रिहाई नहीं हो रही, ज़ाहिर दीगर दूसरे मुकदमात में मौजूद हैं, तो अभी ये कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, ये वाला फैसला कितना इम्पोर्टेंट है इस पूरे सिनेरियो के अंदर पीटीआई के लिए? देखिए, मामला इस तरह से है कि आज की जो डेवलपमेंट है वो बड़ी ग्रेट है। उसकी वजह ये है कि तमाम वो केसेस जिनके अंदर चार्ज फ्रेम हुआ था, उन तमाम के अंदर खान साहब या एक्विट हो गए या बेल पे आ गए। और इस वक्त कोई ऐसा केस नहीं बचा जिसके अंदर कोई चार्ज फ्रेम हो गया हो और साहब जो हैं वो इस वक्त कस्टडी में हो। मां सवाए कुछ केसेस जो आपने लाहौर में दर्ज किए 9 मई के हवाले से, और जिसपे भी वो जुडिशियल कस्टडी में है। यानी जुडिशियल कस्टडी से मुराद ये है कि वो अदालती कस्टडी में है, वो स्टेट के कस्टडी में नहीं है और उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन और जरूरी नहीं है। ये जो रिमांड है, जुडिशियल रिमांड, ये 27 तक एक्सटेंड होना है। अगर सिचुएशन यही रही तो खान साहब 27 को उनका रोबकार इशू हो जाएगा, क्योंकि वो रिमांड खत्म होगा और वो बाहर आ जाएंगे। अलबत्ता अगर रियासत ने कोई नए केसेस बना दिए या अदरवाइज, जिस तरह हमने देखा है कि चंद कैंगरू कोर्ट्स के जरिए आप बेल्स को डिसमिस करवाते हैं, एक्विटल एप्लीकेशंस को डिसमिस करवाते हैं, जिनमें से कोई एक डिसीजन भी सुपीरियर कोर्ट के अंदर स्टैंड अप नहीं कर सका, आप उस हवाले से कोई बेल एप्लीकेशन डिसमिस करवाएंगे तो शायद ही कस्टडी लंबी हो जाए। बट फॉर ऑल पर्पसेस, बेशक वो अल कादिर ट्रस्ट केस हो, तोशाखाना 1 हो, तोशाखाना 2 हो, साइफर हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तमाम केसेस के अंदर इमरान खान साहब या बेल पे हैं या एक्विट हो चुके हैं और कोई मॉरल लीगल लकूना पीछे नहीं बचता जिसके तहत उनको कस्टडी में रखा जा सकता है। उनका बाहर आना अब इनएविटेबल है। हाँ, ये ज्यादती जरूर की जा सकती है जो हमने इस मुल्क में बार बार होते हुए देखी है कि जैसे कोई बाहर आने लगे तो आप उसके ऊपर नए केसेस जो है वो डाल दें। ये हमने शाह महमूद कुरैशी के साथ देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी तो वो अभी जेल से बाहर ही नहीं आए थे और पुलिस के पास कोई राइट जेल के अंदर जाकर उनको अरेस्ट करते। वेट करना चाहिए था उनके बाहर आने का, लेकिन आपने देखा कि वो अंदर मीडिया से बात कर रहे थे और पुलिस ने जंप इन किया और नए केसेस में पकड़ लिया। तो अगर तो रियासत ने और नए केसेस डालने हैं तो मेरे ख्याल में वो अपनी मजीद वीकनेस दिखाएंगे और ये दुनिया को दिखाएंगे कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइज कर रहे हैं और किस हद तक डेस्परेट है और किस हद तक जा सकते हैं, वरना अदरवाइज कोई बैरियर रहा नहीं है खान साहब की रिहाई।
अभी आप बात कर रहे हैं अली टिल डेट, आज के दिन तक की आप बात कर रहे हैं कि आज अगर ये रिहाई हो गई है, जमानत मंजूर हो गई है, तो फिर आईनी और कानूनी तौर पर अभी उनका जेल में रहने का कोई भी जवाज नहीं बनता, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी देखिए, इस वक्त वो सिर्फ जुडिशियल कस्टडी में है और उसके अलावा तो और कोई सूरत नहीं है उनको अंदर रखने की। ये जो जुडिशियल कस्टडी है, ये अदालती कस्टडी है। ये सिर्फ उनको इस वजह से रखा हुआ है कि अभी उनको उनकी फिजिकल कस्टडी फॉर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं दी गई, ना उनको कोई सजा मिली है, तो लिहाजा उस वजह से वो जुडिशियल कस्टडी में है। इस जुडिशियल कस्टडी ने 27 को कानून के मुताबिक खत्म होना है और जब ये खत्म होगी तो उन्होंने रिहा होना है। लेकिन 27 तक ऐसा नजर आता है कि शायद कोई नए फ्रिवलेस किस्म के केसेस दोबारा से थोप दिए जाएं और फिर उनकी दोबारा से कोई नए केसेस बनाए जाते हैं या नहीं बनाए जाते और आगे चलकर क्या चीजें सामने आती हैं बानी पीठे के हवाले से। अभी हम वेलकम करते हैं निसार शीमा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अखुंज़दा साहब भी हमारे साथ ही हैं। अखुंज़दा साहब, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे कि अब जब 24 नवंबर की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है, बारहा हम गुफ्तगू कर चुके हैं कि क्या ऐसा लगता है कि अगर एहतजाज किए जाते हैं इस तरह से बड़े पैमाने पर, मुल्क को लॉक किया जाता है, सड़कों पर आ जाते हैं और कहा यह जाता है कि डू और डाई की कॉल है, तो क्या इस तरह के एहतजाज करने से, प्रोटेस्ट कॉल करने से किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलता है? अगर ऐसा बंदा जो जेल में हो, अदालत में केसेस चल रहे हों और ये कहा जाए कि भाई अब हमें रिलीफ दे दिया जाए, आपको लगता है कि इस तरह मुजाहरे करने से, सड़कों पर आने से किसी किस्म की कोई खातिर खा डेवलपमेंट होती है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पाकिस्तान में अगर सियासतदानों से कुछ रिलीफ मिलना है तो या तो उनको अदालतों से रिलीफ मिलेगा या पार्लियामेंट से रिलीफ मिलेगा। आपने देख लिया था कि पहले भी पीटीआई ने बहुत एहतजाजी किए थे, एक बहुत बड़ा धरना दिया था, क्या उसको कुछ मिला था? नहीं मिला था। इस तरीके से हमने पीडीएम में भी बहुत एहतजाजी की, हमें कुछ मिला? बिल्कुल नहीं मिला। हमें जो कुछ मिला वो हमें पार्लियामेंट के अंदर से मिला कि हमने वहाँ पे आदमी एतमाद किया और इसके बाद हुकूमत जो है वो घर चला गई और पहले बार एक मुंतखब वज़ीर आज़म जो है कानूनी और आईनी तरीके से हमने निकाल दिया। पहले तो या डिक्टेटर आके उनको निकालते, या अदालत के जरिए निकालते, या टाउन टू बी के जरिए निकालते। तो मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को अगर कुछ मिलना है तो या अदालतों से मिलना है और या पार्लियामेंट से मिलना है, और अगर एहतजाजों के जरिए कैदियों को रिहा करना शुरू हो गई तो मैं समझता हूँ कि ये सारे जेल जो हैं वो खाली हो जाएंगे। ठीक। इसका मकसद ये नहीं है कि ये एहतजाज करके और उनको कोई रिलीफ मिल जाएगा। इनका मकसद सिर्फ एक ही है, वो ये है कि इनका ख्याल था कि हुकूमत मईशत को नहीं संभाल सकते हैं। अब हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, मईशत मजबूत हो रहा है, पाकिस्तान का खारजा पॉलिसी मजबूत हो रही है। आपने देख लिया कि शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुआ, अब क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है, लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। तो इनका मकसद सिर्फ एक ही है, वो ये है कि ये जो मईशत, पाकिस्तान का मईशत का पाया चल चुका है कि मईशत को दोबारा ऐसे में जो एहतजाजी कॉल्स हैं वो नहीं देनी चाहिए। ज्यादातर लोगों की यही राय है। खुंज़दा साहब, निसार चीमा साहब से भी बात कर लेते हैं। चीमा साहब, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो वैसे बड़ी फरागदिली का मुजाहरा करती है। नॉर्मली अगर हम देखते हैं कोई कॉल होती है एहतजाज की, धरने की, प्रोटेस्ट की, तो उनके लिए स्पेसिफिकली कोई सच क्रैकडाउन के नहीं वो आते, लेकिन इस बार बड़े सख्त अहकामात आए हैं। चीमा साहब, क्या समझते हैं कि क्या वजह है? इस बार इजाज़त नहीं करने देना एहतजाज, ये जो बड़े पैमाने पर एक कॉल दी है पीटीआई ने और इसके लिए बड़ी सख्त किस्म की हिकमत अमली हुकूमत अपना रही है, तो इसकी क्या कोई खास वजह है? देखिए, बात यह है कि कानून को हाथ में लेने की किसी को याद नहीं होनी चाहिए और ये है कि अपनी जो हदूद है उनसे तजावुज नहीं करना चाहिए। जो एहतजाज है वो पुरअमन रहे, उसमें तशद्दुद का अंसर ना हो, उसमें तोड़ फोड़ का अंसर ना हो, उसमें अवाम को मुसीबत में डालने का अंसर ना हो। तो फिर ये है कि सबको ये एहतजाज का हक है और मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत को इस्लामाबाद के करीब कोई जगह जो है वो जगह एलोकेट करना चाहिए, उसको मुख्तस करनी चाहिए कि जहाँ भी जिसने आना है, जुलूस लेके आना है, जलसा करना है, वहां पे करे। जिस तरह देखें, आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान साहब आए, सैकड़ों मील का सफर करके आए और ये कभी रास्ते में एक गमला तक नहीं टूटा। यहाँ भी आए,
और इस्लामाबाद के एक एरिया में उनसे कहा गया यहाँ पर एहतजाज करें, जलसा करें, तो उन्होंने ये अपना जो एहतजाज था रिकॉर्ड करवाया, अपना मौक़िफ़ बयान किया और फिर पुरअमन तरीके से वो जो है वो मुंतशिर हुआ वो जुलूस उनका। तो इसी तरह ये होना चाहिए कि जो लोग भी आए, जो जुलूस लेके आए, उन्हें पुरअमन रहना चाहिए और उन्हें तशद्दुद का और ये है कि इस तरह का मार धाड़ का और तोड़ फोड़ का अगर उनका लंबा स्टे करने का इरादा हो, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि जो मुतालबात रखे गए हैं, कहा यह गया क़यादत की तरफ से कि अगर उन मुतालबात की मंजूरी नहीं होती तो फिर ये कंटिन्यू रखा जाएगा, इसे ख़त्म नहीं करना। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि इसको लंबा चलने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स दरकार नहीं होगी? ऑब्वियसली आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी देखना है। अगर बहुत जी नहीं, देखिए इस तरह के लंबे एहतजाज जो हैं ना, ये मुल्क और कौम मुतहम्मल हो सकता है उनका, ना ये मुनासिब है, ना उनके अपने जो कारकुन है पीटीआई के उनके ऊपर भी मैं समझता हूँ ये ज्यादती है कि उनको इस तरह की है कि आप एक आजमाइश में डाल दें जिनके लिए ना उनकी ट्रेनिंग है, ना उनका कोई देखें बाजी है, ना उनका अपना मुझे लगता है ना उनका मूड है इस वक्त। इसी वजह से उनकी पीटीआई की क़यादत में से कई लोग जो है अपने ये लीडर को ये मशवरे दे रहे हैं कि ये मुनासिब नहीं है इस वक्त, तो इस तरह ये कॉल जो है ये वापस ली जाए। हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता हुआ है चीमा साहब के ठीक है वो अपनी एहतजाजी कॉल वापस ले लें? अगर पीटीआई के खुद कुछ कायदीन समझते हैं, कुछ क़यादत खुद समझती है कि अच्छा ये नहीं होना चाहिए, तो क्या वहाँ पर कोई आपका कोई कम्युनिकेशन जारी है कि अगर ये ना हो? मेरे ख्याल में तो बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, दानिशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए सबको, और ये है कि अगर इन्होंने कुछ जलसा जुलूस करना है तो आए पुरअमन तरीके से आए, इस्लामाबाद के करीब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके कुछ जगह का फैसला करें, वहाँ पे आए और अपना जलसा करें, जुलूस निकाले और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए और पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो जाए। यही होना चाहिए जी। देखते हैं कि क्या प्लानिंग होती है। चीमा साहब, हम अली ताहिर भी हमारे साथ ही हैं। अली, अगर ये रहता है कि भाई जब तक मुतालबात की मंजूरी नहीं होती तब तक कारकुन वहाँ रहेंगे, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी भी कायदीन ये मशवरा देते हुए नजर आते हैं कि देखिए शायद अब लोगों को उतना आपके लेवल के ऊपर गैदर नहीं कर सकेंगे जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, या हम उनको रोक नहीं सकेंगे, तो बेटर है कि आप इसको कॉल ऑफ कर दें। ऐसी भी कोई प्लानिंग हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? नहीं जी, एब्सोल्युटली नॉट। बड़ी सिंपल बात है कि दिस इज द फाइनल कॉल। इस फाइनल कॉल के अंदर खान की जो चाहने वाले हैं वो सारे जमा होंगे। हमेशा पीसफुल रहे हैं, ये कोई दहशतगर्द नहीं है, ये आम पाकिस्तानी है जो आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पर क्रॉस रखना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं मुल्क के हालात के ऊपर जो मैंडेट की चोरी हुई है। जिस तरह मैं आपके फाजिल मेहमान को सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि हमने सारा कुछ पार्लियामेंट के अंदर से लिया, नहीं मेरे भाई, मेरे विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने सारा कुछ रावलपिंडी से लिया और बूट पॉलिश करने के नतीजे में आपको सारा कुछ मिला। ये हुकूमत चटान साहब से फरमा रहे हैं अली ताहिर, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है अभी मेरे सवाल के जवाब में। जी, चटान साहब से, बिल्कुल चटान साहब से। तो सारा कुछ आपको मिला क्योंकि आपने एक सेटलमेंट की और आपने कहा कि एक हाइब्रिड रजीम चलाएंगे जिसमें तमाम फैसले आप लोग करेंगे और आगे फेस हम बन के रहेंगे, और हम मोहसिन नकवी को इंटीरियर मिनिस्टर भी लगाएंगे, फैसल वाडा को सेनेटर भी बनाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरे ख्याल में बात बड़ी सिंपल है कि लोग अपने मैंडेट की इस चोरी के ऊपर बड़े नाराज हैं और वो ये चाहते हैं कि वो आकर बताएं कि जो उनकी मैंडेट की चोरी हुई है वो उनको काबिल कबूल नहीं है। इस वजह से लोग जमा हो रहे हैं। ये आम पाकिस्तानी है, खुदा के वास्ते आप ये जो 5th कॉलम आप इस मुल्क में बनाना चाहते हैं ये ना बनाएं, ये मुल्क की सलामती के लिए अच्छा नहीं है। चीमा साहब भी, चटान साहब भी अच्छे दानिशमंद सियासतदान हैं, वो इन चीज़ों को समझें कि जब लोगों ने अपनी विल को एक्सप्रेस करना होता है तो रियासत को उनको सुनना चाहिए, ना कि आप कहें कि जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्ड नहीं करता वो फिर मिसक्रिएंट्स हैं और वो लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहते हैं और वो मैशियत खराब करना चाहते हैं। नॉट एट ऑल, दीज आर ऑल पाकिस्तान लिविंग सिटीजंस। कंसर्न्स इतने ही हैं कि मैंडेट की चोरी की बात है, चले मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि ठीक है अगर मैंडेट चोरी हुआ है तो फिर उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर कोई भी अहकामात होने चाहिए, उसके ऊपर अहकामात जो भी उन पर अमल होना चाहिए, चाहे वो अदालत से हो चाहे वो कहीं से भी हो। लेकिन फिर अगर हम बात कर लें थोड़ा सोशल मीडिया कैंपेन की जो चलती है, आपको नहीं लगता कि वो नामुनासिब है? वो लोग कौन है? फिर आप 5th कॉलम की बात कर रहे हैं तो फिर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे। देखिए 1947 से लेकर बहुत सी जमातें और बहुत से सियासी लीडर्स को गद्दार भी कहा गया, काफिर भी कहा गया, फतवे भी लगाए गए,
और दहशतगर्दी के इल्जामात भी लगाए गए। लेकिन अब जो सारा कुछ है, आप देखिए कि सोशल मीडिया के ऊपर जो तनकीद हो रही है, उस तनकीद से परेशान होकर, चूंकि कन्वेंशनल मीडिया की तरह सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप ये तो कह सकते हैं कि कन्वेंशनल मीडिया पे आपने बानी चेयरमैन कहना है, इमरान खान नहीं कहना। सोशल मीडिया पे आप उनकी तस्वीर नहीं रोक सकते, उनकी वीडियो नहीं रोक सकते, अपने ऊपर तनकीद नहीं रोक सकते, अपना नाम लेना नहीं रोक सकते। तो ये आपको बुरा लगता है और फिर आप शुरू हुए डिजिटल दहशतगर्दी से। आपने पाकिस्तान के नौजवानों को दहशतगर्द कह दिया। ये एक अजीब ही एटीट्यूड है कि आप अपने ही लोग मुल्क के नौजवानों को दहशतगर्द कहते हैं। और फिर उसके बाद, मैं सिर्फ एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं बात सिर्फ करूं। उसके बाद आपने वीपीएन को कहा कि रजिस्टर करना है, अनरजिस्टर्ड वीपीएन इलीगल हैं। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से लेकर तमाम इदारे, इंक्लूडिंग दी आईएसपीआर, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, मेरे मुल्क के इदारे हैं, उन सब ने ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स की। लेकिन उसके बाद कहा गया कि वीपीएन इस्तेमाल करना गैर शरई है, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के मैंडेट के अंदर ही नहीं आता। नहीं, उसकी क्लैरिफिकेशन आ गई है। वो कह रहे हैं कि वो टाइपिंग एरर है, हमने उसको गैर शरई किसी भी सूरत नहीं कहा। वो कहना कुछ और। जी, रिएक्शन के बाद बिल्कुल ऐसे ही क्लैरिफिकेशन साहब की जाने बढ़ना चाहूंगी आपकी इजाजत से। चट्टान साहब, ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं अली ताहिर साहब कि देखिए, अगर आपने इस तरीके के फिफ्थ कॉलम बनाने हैं तो फिर उसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए मुल्क के अंदर। गद्दारी का जो सर्टिफिकेट बांटने का सिलसिला है वो बंद होना चाहिए। आपके बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, आप जवाब देना चाहें? बिल्कुल जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं खुद भी इस चीज़ का कायल हूँ कि किसी को गद्दार नहीं कहना चाहिए जी। हम सारे पाकिस्तानी हैं। लेकिन मेरा भाई मुझे बताए, ये कहते हैं कि हमें एहतजाज का हक हासिल है। बिल्कुल ये 100% सही कह रहे हैं कि इनको एहतजाज का हक हासिल है। लेकिन आइन की जिस शक्ल में ने उसको एहतजाज का हक दिया है, इसके नीचे इस पे कुछ पाबंदियां भी आयद की है। देखिए, एहतजाज में कोई ये नहीं कहता है कि हम कफन बांध के जाएंगे। इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि इन लोगों ने पीटीवी पे हमला किया है, इन लोगों ने वजीर आजम पे हमला किया है, इन लोगों ने डी चौक पे कब्र कूदे हैं। मुझे आप ये बताएं कि जिंदा इंसानों के साथ आपका इख्तिलाफ हो सकता है, आपका आर्मी चीफ के साथ हो सकता है, आपका चीफ जस्टिस के साथ हो सकता है, आपका वजीर आजम के साथ हो सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा इन लोगों की तस्वीरों की तौहीन करे जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए अपना आज आपके कल के लिए कुर्बान किया है, आप मुझे बताइए वो गद्दार नहीं है तो क्या है? जिन लोगों ने कर्नल शेर खान शहीद जैसे जो शहीद हुआ कारगिल में, तो वहाँ का जो इंडिया का जो सेक्टर कमांडर था, उन्होंने घर से चंदन का तेल लाके और इनको दाढ़ी को लगाए और इज्जत से इनका मैयत जो है पाकिस्तान रुखसत किया। अगर ऐसे शहीद का कोई मुजस्समा गिरा के और जमीन पे घसीटे तो क्या इसको आप गद्दार नहीं कहेंगे? हम जो बच्चे थे, मुझे नहीं पता कि संत पंजाब में सिलेबस की किताबों में ये था या नहीं था, लेकिन हमारे पुख्तनख्वा के सिलेबस की किताबों में मेजर अजीज भट्टी की कहानियां हमें पढ़वाते थे, इस वजह से कि मुल्क के साथ हमारी मोहब्बत हो। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई मेजर अजीज भट्टी की तस्वीर की तौहीन करे तो वो गद्दार मुल्क का है या नहीं है? वो जहाज जो एम आलम का था, जिन्होंने 1 मिनट में इंडिया के 5 जहाज गिराए थे, अगर कोई इन जहाज को आग लगाए तो मुझे आप ये बताएं कि वो मुल्क का गद्दार है या नहीं है? मुझे आप ये बताएं कि अगर एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी बरतानिया जाके वहां पे एक मुसलमान एक पाकिस्तानी के खिलाफ इलेक्शन कैंपेन करे, वो इस मुल्क का गद्दार होगा या नहीं होगा? जिसके पार्टी फंडिंग में इजराइल का पैसा हो, इजराइल के मल्टीनेशनल कंपनियों का पैसा हो, जिसके पार्टी फंडिंग में इंडिया के मल्टीनेशनल कंपनी का पैसा हो, क्या इसको आप गद्दार समझेंगे या नहीं? और मेरे भाई ने बूट पॉलिश की बात की। अगर हम बूट पॉलिश करते तो हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शहीद नहीं करते। अगर हम बूट पॉलिश करते तो हम मुहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को शहीद नहीं करते, मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद नहीं करते, शाहनवाज भुट्टो को शहीद नहीं होता। हमारे जरदारी साहब ने 14 साल जेल नहीं काटते, बूट पॉलिश करते निकलते। मेरा भाई वो दिन भूल गया जो इनका लीडर कहता था कि आर्मी चीफ जो है
वो कौम का बाप होता है। ये लोग आर्मी चीफ को कौम को बाप कहते थे, बूट पालिश से बहुत आगे जाते थे। ये तो आज भी इमरान खान का मुतालबा क्या है? एक मिनट शाइस्ता, एक मिनट, मुझे बात मुकम्मल करने दी। प्लीज। आज भी इमरान खान का मुतालबा क्या है? इमरान खान का मुतालबा ये है कि मैंने सियासतदानों से हाथ नहीं मिलाना है, मैंने सियासतदानों से बैठना नहीं है। मैं बात करूंगा DGI के साथ, मैं बात करूंगा आर्मी चीफ के साथ। तो ये बूट पालिश नहीं है तो क्या है? मुझे ये बताए, ये क्यों DGI के साथ बात करना चाहते हैं? ये क्यों आर्मी चीफ के साथ बात करना चाहते हैं? सियासतदानों से बैठ के अब बात करते हैं। और इन लोगों का जो एहतजाज है वो इस मकसद के लिए नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इनके एहतजाज से हुकूमत इस्तीफा दे के घर चले जाएंगे और कहेंगे कि आप आए, मैं आपका मुतालिबा मान लेता हूँ? या इनके एहतजाज से, एक एहतजाज इस वजह से है कि इनको लाशें चाहिए। ये चाहते हैं कि हम 4, 5, 600 लाशें गिराएंगे, इसके बाद हम अपने मकासद में कामयाब होंगे। लेकिन जिस तरह ये पहले नाकाम हो चुके हैं, पाकिस्तान के अवाम इस तरह अब भी उनको नाकाम करेंगे। आप देख ले कि 8-9 हज़ार से ज्यादा लोग नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान के मईशत को तबाह करना चाहते हैं, वो भी इजराइल के लिए और इंडिया के लिए। इनका अपने मुल्क के मुफाद नहीं है ये। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप डॉक्टर इसरार साहब का वीडियो सुन ले, आप हकीम सईद साहब का किताब पढ़ ले, आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे को किसने सियासत में लाया है, उनको कौन पैसे दे रहे हैं और किस मकसद के लिए लाया है। सिर्फ पाकिस्तान के इटमी असासों को तबाह करने के लिए लाया है, पाकिस्तान के मईशत को तबाह करने के लिए लाया है। और उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मईशत इस हद तक पहुंचाया था कि इनके वजीर ने खुद कहा कि हमारा मुल्क दिवाला हो चुका है, बस सिर्फ ऐलान करना बाकी है। और ये लोग भी हर टॉक शो में हमारे साथ बैठ, लेकिन ऐसे में आकर फिर इकोनॉमी को फिर संभाला दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जैसे भी उनको कहा जाता है, PDM की जमात, PDM2 या फिर मुसल्लत किया गया टोला। लेकिन उस सिचुएशन में जब इन लोगों ने कहा था कि हम डिक्लेयर हो जाएंगे बड़ी जल्दी, दिवालिया का ऐलान कर देंगे, तो फिर ऐसे में संभाला दिया था। शीमा साहब, आप सुन रहे हैं? आपसे सवाल पूछ सकती हूँ? जी मैं सुन रहा हूँ। सर अब जब ये कह रहे हैं कि खान साहब ने भी अभी हालिया, आज भी मुलाकात हुई है गंडापुर साहब की, बैरिस्टर अली गौहर साहब की भी, और वो फरमा रहे हैं कि उन्होंने नहीं बोला कि इसको कॉल करो, कॉल ऑफ किया जाए, ये चलता रहेगा, लेकिन मुज़ाकरात उन्हीं लोगों से होंगे जिनके पास पावर है। तो पावर की जो बात वो कर रहे हैं, पावर होल्ड कौन कर रहा है? हुकूमती जमात ही तो कर रही है, वही तो चल रही है ना मुल्क को लेकर। तो हुकूमती जमात से किसी किस्म का कोई राब्ता या फिर मुज़ाकरात के हवाले से, ये जो ग्रीन सिग्नल की बात हो रही है, इसके हवाले से हमें थोड़ा बताएं कि अगर फॉर्मेशन होती है एक कमेटी की या एक डेलीगेशन की जो बात करेगा, जाके वक्त तश्कील पाता है, तो मुस्लिम लीग नून से कोई रहनुमा होंगे जो जाके आगे बढ़कर बात करेंगे इन लोगों से? देखिए, गुजारिश ये है कि हमारे भाई अखुंजादा चटान साहब ने बड़ी असूली बातें की हैं, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। और PTI की क़यादत को और PTI के वर्कर्स को जरूर खुद इत्साबी के अमल से गुजरना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने आके MM आलम के जहाज को आग लगाई, जिन्होंने कल शेर खान के मुजस्मे को तोड़ा। ये क्या मुल्क के साथ वफादारी है? क्या ऐसे लोगों को सजाएं नहीं मिलनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को, PTI की क़यादत को, उनके वर्कर्स को, पूरी जमात को डिसओन नहीं करना चाहिए इस तरह के लोगों को? तो बात यह है कि उनको भी अपना ये जो जिस तरह मैंने कहा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से गुजरना चाहिए और अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। और दूसरी बात जो है, जिस तरह मैंने कहा कि देखें, एहतजाज के जो तरीके हैं, जो जमहूरी हक है उनका, वो उससे कोई किसी को इनकार नहीं, लेकिन उसका जो तरीक़ेकार है, जो उसकी हदूद है, उनके अंदर रहना चाहिए, उनसे तजावुज़ नहीं करना चाहिए। ना किसी को कानून को हाथ में लेना चाहिए, ना तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, ना तोड़ फोड़ जो है वो किसी तौर पे भी काबिल बर्दाश्त नहीं है किसी के लिए भी, ना अवाम के लिए, ना हुकूमत के लिए। और हुकूमत का फर्ज है कि वो एक यानी पुरअमन माहौल रखने के लिए अपना किरदार अदा करे। अगर ये अवाम को मुश्किलात हों, वो तोड़ फोड़ पे वो उतर आए, तो क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपना किरदार अदा करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए और अवाम को इस तरह की मुश्किलात में मुब्तला ना होने दे? बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा सवाल वही है कि अगर हुकूमती जमात से कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं, तो जो इनके मुतालबात हैं,
क्या उनमें से कोई भी एक ऐसा मुतालबा, ज़ाहिर है मुतालबात आपके भी इल्म में होंगे चीमा साहब, उनमें से कोई भी ऐसा मुतालबा है जिसके ऊपर गौर किया जाए और जिस पर अमल करने की कोशिश करे हुकूमत किसी भी नहीं? तरह? पहले तो देखें, वो तो ये है कि ये जो कहते हैं कि हमें, कभी वो कहते हैं कि अमेरिका ने हमें निकाला, कभी कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने हमें निकाला, और एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत को कभी वो मीर जाफर, मीर सादिक। तो बात यह है कि वो किससे बात करना चाहिए, उन्हीं से बात करना चाह रहे हैं जिनको वो कभी मीर जाफर और कभी मीर सादिक कहते हैं। वो कहते हैं हमने बात ही एस्टेब्लिशमेंट से करनी है, हमने हुकूमत से, सियासी जमातों से, सियासी क़यादत से बात नहीं करनी। तो ये है कि पहले तो वो आमादा हो बात करने पे, तो फिर मुतालबात की बात आएगी ना। वो तो कहते हैं हमने बात ही सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। यानी ये देखे ना, वो बात ये है, कहते हैं कि हमें निकाला भी उन्होंने है। तो वही वो मीर का शेर याद आता है कि मीर क्या साजा है बीमार हुए जिसके सबब, उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। जबरदस्त। तो ये बिल्कुल इनके ऊपर फिट आता है जी। बिल्कुल ठीक है। अली, आप सुन रहे हैं गुफ्तगू सारी? अगर बात करनी है, मुज़ाकरात होने हैं, तो फिर किससे होने हैं मुज़ाकरात? देखिए, मैं थोड़ा सा जरा समझता हूं कि हमें बिल्कुल फ्रैंक और टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। मेरे भाई चट्टान साहब का वर्बियोसिटी में तो कोई मुकाबला नहीं है, मगर जब बात करनी है तो उनसे बात की जाएगी ना जो पीछे हैं, जो बैकर्स हैं, उनसे तो बात नहीं की जा सकती जो सामने सिर्फ फ्रंट के तौर पे हैं। मैं आपको इसकी एक सिंपल सी मिसाल देना चाहता हूं जिससे शायद मैं अपना पॉइंट समझा सकूं। आप इसको इस तरह समझिए कि एक बाप अपनी बेटी को लेकर जाता है खाना खिलाने, और उसको पहले चिकन बर्गर खिलाता है, फिर फ्राइज खिलाता है, फिर मिल्क शेक पिलाता है, उसके बाद कैरेमल डेजर्ट भी खिलाता है। जब वो पैसे बिल देने की बारी आती है तो वो कहता है भाई मेरा क्या ताल्लुक, इस बेटी से लो ना, मेरी पैसे इससे ले लो। अब वो तो बच्ची है, वो तो जाहिर है पैसे नहीं दे सकती। तो क्या आपके ख्याल में अगर वो रेस्टोरेंट वाले ये कहते हैं कि भाई आपको लाने वाली जो है वो आपके बाप थे, आपके वालिद साहब थे, आप पैसे दें, ये आपकी जिम्मेदारी है, असल पीछे तो सारी चीज के आप हैं, सारा ऑर्डर भी आपने किया, सारे मामलात भी आप चला रहे हैं, तो क्या वो आप रेस्टोरेंट वालों को अनरीजनेबल कहेंगे? वो लोग जिनके लीडर मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर से यास्मीन राशिद से हार गए, लेकिन उनको जबरदस्ती 2 दिन बाद फॉर्म 47 पे जितवाया गया और यास्मीन राशिद को यह सजा दी गई कि आज तक वो जेल के अंदर हैं। एक केस में 9 मई के केसेस में तो वो डिस्चार्ज हो गई थी, एक केस में डिस्चार्ज होती है तो दूसरे में डाल दिया जाता है, दूसरे में बेल मिलती है तो तीसरे में डाल दिया जाता है, और इस तरह से कर कर उनको हुकूमत में लेके आए हैं। तो क्या जिनको लेकर आए हैं, जिनका अवाम को ने जिनको कोई मैंडेट नहीं दिया, जिनको कोई वोट नहीं दिया, जिनकी कोई बात, और जो जिसको पंजाबी में कहते हैं गल बात, कोई गल बात ना हो, उनसे कैसे बात कर लें जिनके इख्तियार में कुछ नहीं है? इख्तियार में तो उनके हैं ना जो हैंडलर्स हैं, जो लेके आए हैं, जिन्होंने फॉर्म 47 बनवाए हैं, जिनकी हुकूमत इस वक्त इस मुल्क के अंदर है। तो जाहिर है फिर बात उन ताकतवर हलकों से ही होगी, क्योंकि अगर वो मीनिंगफुल डायलॉग करना है तो उनसे ही करना है। अगर इन लोगों से बात करनी जाएगी तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? फिर क्या बात होगी? केसेस तो अदालतों में है, रिलीफ तो अदालतों ने देना है, अदालतों ने अपने जी बेसिक तो बात ये होनी है जी बेसिक तो बात ये होनी है कि ये फॉर्म 47 के ऊपर जो मैंडेट चोरी की है, 1 लाख को 1000 और 1000 को 1 लाख बनाया गया है, उसकी तस्हीह की जाए, और फिर उसके बाद जो ट्राइब्यूनल्स में केसेस थे, देखिए आपने हर तरह से कोशिश की, मेरे पास ट्राइब्यूनल के बहुत मुकदमात हैं, मेरी प्राइमरी प्रैक्टिस ही इलेक्शन लॉज की है, तो शायद मुझसे बहस करना एक थोड़ा सा जरा मुश्किल काम होगा किसी के लिए भी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जिस तरह रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करना, इलेक्शन कमीशन का रिकाउंटिंग करवाना, कंसोलिडेशन के बाद रिकाउंट होना, रिटर्निंग ऑफिसर्स को बाहर भेज देना, वो गए हुए हैं जी ट्रेनिंग पे, रिटर्निंग ऑफिसर्स, कोई बेल्जियम गया हुआ है, कोई कनाडा गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है, डीआरओ को इसी तरह आपने बाहर भेजा हुआ है, तो उनको इस तरह से इनामात देना, बाहर भेज देना, हमें तो सब नजर आ रहा है ना कि पीछे से किस तरह से मैनेजमेंट हो रही है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जो ताकतवर हल्के हैं, जो इतनी ताकत रखते हैं कि फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में कन्वर्ट कर दें ताकत के जोर पे, बंदूक के जोर पे, तो हम फिर उनसे बात करेंगे। चूंकि ठीक है आपके पास बंदूक की ताकत होगी, लेकिन इस तरफ भी अवाम के वोटों की ताकत है। 8 फरवरी को सिंबल ना होने के बावजूद, इंटरनेट ना होने के बावजूद, लोगों के वोट इधर उधर डालने के बावजूद, फर्स्ट और सेकंड ईयर लीडरशिप को जेल में डालने के बावजूद, अली आपने उन बातों का जवाब नहीं दिया जो चट्टान साहब ने सवालात उठाए हैं। आपने ये तो कहा
कि कन्वेंशनल मीडिया पर, मेन देखिए, स्ट्रीम मीडिया पर मैं पाबंदी लग बिल्कुल गई? जवाब दे देता हूँ। ज्यादातर उसके अंदर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वर्बियोसिटी थी। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे पाकिस्तान फौज के जितने भी शोधा हैं, हम सब उनको मानते हैं, हम सब उनकी सैक्रिफाइसेस का इकरार करते हैं, खान साहब खुद भी करते हैं। लेकिन अच्छी मामला बात है। ये है कि अब अगर आप इस रेटोरिक के पीछे छुपे और आप कहें कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन से निकल आए, अपने लीगल डोमेन से निकल आए और हुकूमती अच्छा मामलात के अली अंदर ना अली सिर्फ अली इंटरफेरेंस बात करें, को आगे बल्कि बढ़ाते हैं। हुकूमती मामलात को अच्छा, चला लें, इसी तो पॉइंट को जाहिर आगे है उसके बढ़ाते हैं। ऊपर तो ऑब्जेक्शन होंगे। आपकी बात को कैरी फॉरवर्ड करते हुए मुझे इजाज़त दीजिए। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, सीनियर एनालिस्ट, कोर्ट रिपोर्टर, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल क़य्यूम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अली ताहिर हमारे साथ हैं। गुफ्तगू हो रही थी बेसिकली ये जो अभी तोशाखाना 2 के ऊपर खान साहब की ज़मानत हुई है लेकिन रिहाई का इम्कान नहीं है, तो हम दीगर मुकदमात के हवाले से भी बात कर रहे थे। अभी कुछ हुकूमती रहनुमा भी गुफ्तगू करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये ज़मानत भी है जो ये वापस हो जाएगी और फिर रिहाई का कोई इम्कान ही नहीं है। हम आपसे कुछ क्लैरिटी चाहते हैं आईनी और कानूनी मामलात के ऊपर कि इज़ दैट पॉसिबल कि ये जो ज़मानत हुई है इसको भी वापस ले लिया जाए और फिर बाकी केसेस मजीद कायम करके मुकदमात और फिर उनकी रिहाई का जो एक रास्ता निकलता है उसको ब्लॉक कर दिया जाए? नहीं, देखिए, जमानत जो है वो तो मनसूख ही हो सकती है और वो मनसूख होगी अदालती ऑर्डर के जरिए से ही। जब तक कि इसके खिलाफ वो इंटर कोर्ट नहीं करते, सिंगल बेंच का फैसला है और उसमें कर सकते हैं। उसके लिए लीगल लकूनाज होने चाहिए और बड़े एक जस्टिफाइड किस्म की ग्राउंड्स होनी चाहिए कि क्यों बेल कैंसिल होनी चाहिए। लेकिन आज की जो बेल ऑर्डर है उसके अंदर एक चीज ये है कि वो को कहा गया है कि वो जो ट्रायल है उसका हिस्सा बने और अगर वो उसको मिसयूज करेंगे तो बेल कैंसिल भी हो सकती है। तो जहाँ तक लीगली बात है वो तो जाहिर है कि इस बेंच की अब इस फैसले के खिलाफ अपील में अगला अदालती हुक्म होगा तो उससे मनसूख हो सकती है। हुकूमत तो मनसूख नहीं कर सकती है। अलबत्ता ये है कि मचलके जैसा कि और भी केसेस के अंदर उनकी जमानत हुई थी लेकिन उन्होंने मुचलके दाखिल नहीं किए थे, तो जब तक मुचलके दाखिल नहीं होते तो वो बेल बाउंड या वो जो है रिलीज ऑर्डर इशू नहीं होता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि यही सुना जा रहा है कि और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर शायद उनकी गिरफ्तारी है और उनमें बेल नहीं हुई है। तो असूल दौर तो यही है कि अदालतें इस बुनियाद पर कहती हैं कि अगर इनके खिलाफ कोई और केस नहीं है तो इनको बेल पे जो है वो रिहा कर दिया जाए। तो अभी ये देखने वाली बात है कि और कौन कौन सा केस ऐसा है, क्योंकि अंबानी पीटीआई के जो वकला हैं वो अदालतों से हमेशा ये कहते रहे हैं कि इनके खिलाफ जो मुकदमात है उसकी तफसील जो है वो दी जाए ताकि जाहिर उससे पता चलेगा कि कौन सा केस कहाँ है, कहाँ नहीं है, किसमें गिरफ्तारी हुई है, किसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो जब तक बेशक बेल हो जाए, लेकिन अगर और किसी मुकदमे के अंदर मुलजिम जो है वो मतलूब है या उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है तो उसका प्रोसेस फिर अलग है, वो रिलीज नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, ये पूरे का पूरा एक सिनेरियो है। लेकिन क़य्यूम साहब, क्या ऐसा भी होता है जिस तरह से अली ताहिर साहब फरमा रहे थे कि अगर एहतजाज हो रहा है, जैसे कि एहतजाज प्लानिंग हो रही है पूरी की पूरी और कहा यह जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऑब्वियसली यहाँ पर ख़राब है, बड़े कंसर्न्स हैं सिक्योरिटी को लेकर, ऐसे में आवाम बाहर निकलती है एक बड़ी तादाद में और अली ताहिर साहब फरमा रहे हैं कि फॉर्म 45, फॉर्म 47 जिन लोगों ने फैसले दिए वो अपने फैसले वापस लेंगे, आवाम को उनका मैंडेट वापस दिलाएंगे। क्या इस तरह भी हो सकता है? इज़ दैट पॉसिबल? आप बड़े अरसे से इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट की हदूद में हैं, आप बता दीजिए, इस बात की तस्दीक कर दीजिए कि ऐसा हो सकता है कि अवाम सड़कों पर आ जाएं और पूरे का पूरा मैंडेट जो है वो तब्दील हो जाए, अदालतों से फैसले करवा लिए जाएं सिर्फ इस प्रेशर के ऊपर कि बाहर लोग खड़े हैं और जज साहिबान अपना फैसला तब्दील कर दें? अगर कोई ख्वाब की हालत के अंदर है या कोई उसका कोई और चीज खाने की आदत है तो वो तो शायद इस तरह के ख्वाब जो है वो देख सकता है, लेकिन अमली तौर के ऊपर तो हमने तो नहीं देखा है। जहाँ तक इलेक्शन इंतखाबात से मुतल्लिक है, ये फॉर्म 47 का जो बयानिया है, आज मैं आपको बहुत दिलचस्प एक केस और उसकी रुदात सुनाता हूँ। अब वो ये है कि इमरान खान साहब की वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब जी। आज बलूचिस्तान की जो PB 44 का केस था उसमें यही था बयानिया, फॉर्म 45, फॉर्म 47 धांधली और ये वो सारा कुछ। तो इमरान खान साहब की जो वकालत करते रहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके वकील थे ख्वाजा हारिस साहब।
तो उन्होंने इस फॉर्म 47 के बयानिए के खिलाफ आज केस जो है वो जीता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां पे वो एविडेंस ही पेश नहीं कर सके। और एविडेंस भी जाहिर है कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एविडेंस जो है वो टेस्टेड एविडेंस होनी चाहिए, शोर मचाने से तो बहरहाल कुछ नहीं होता है। तो ये एक मैंने आपको हल्की सी बात बताई कि फॉर्म 47 का बयानिया जो है उसके खिलाफ इमरान खान साहब के साबिक वकील ख्वाजा हारिस जो है वो आज ये केस जीत के गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंच जो था वो जस्टिस शाहिद सईद का था, जस्टिस शकील अब्बासी का था और जस्टिस इरफान सादिक खान साहब का था। तो एविडेंस के मामले के ऊपर तो बात और है। अब ये मामला जो है वो ट्रिब्यूनल्स के अंदर है, जो इनका जो भी इल्जामात हैं धांधली के, जैसे कि 2013 के इंतखाबात में भी इन्होंने धांधली और फिर पैंतीस पंक्चर और फिर उसके बाद न जाने क्या क्या, और फिर कहा कि वो मेरा सियासी बयान था। और वो सारी इलेक्शन पिटीशन जो थी वो जैसे नासिर मुल्क की सरबराही में कायम होने वाले कमीशन, जिस कमीशन जो है वो इस कानून के तहत बना था कि अगर मुनज़्ज़म धांधली साबित ना हुई तो ये माफी मांगेंगे। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन ने कहा था कि कोई मुनज़्ज़म धांधली के सबूत नहीं मिले हैं और उस पर आज तक माफी नहीं मांगी गई है। तो ये जो पॉलिटिकल बयानिया है उसमें और जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो केस होता है उसको साबित करने में जमीन आसमान का फर्क है। तो जहां तक आपकी बात थी कि शायद ऐसा हो कि 24 करोड़ अवाम भी अगर निकल आते हैं तो वो हुकूमत नहीं गिरा सकते हैं। हुकूमत खत्म होने का आइन के अंदर और कानून के अंदर एक तरीका कार है, वो तभी हो सकती है, इस तरह से नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। अली ताहिर साहब, आप रिस्पॉन्स करना चाहें क्यूम साहब की बात का? जी बिल्कुल, देखिए एक तो मैं थोड़ा सा जरा मिसकोट हो गया। आई नेवर सेड कि ये जो प्रोटेस्ट होगा इससे अदालतों के फैसले इन्फ्लुएंस होंगे। दैट वाज नॉट व्हाट आई सेड। व्हाट आई सेड वाज कि जिन ताकतवर हलकों ने फॉर्म 45 से फॉर्म 47 की कन्वर्जन में अपना किरदार अदा किया, उनके ऊपर जाहिर है अवाम का अगर लोग निकलते हैं तो एक प्रेशर आएगा। इलेक्शन कमीशन की बात करें, इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्स, जी इलेक्शन कमीशन और बाकी वो तमाम अदारे जिन पर शायद अगर सोशल मीडिया होता तो मैं नाम ले लेता, बट सीइंग दैट दिस इज कन्वेंशनल मीडिया आई विल जस्ट परहैप्स I'll hint but otherwise not talk about them। लेकिन anyway, मेरा कहने का मकसद ये था कि प्रेशर्स हमने पाकिस्तान की तारीख में बार बार देखे हैं। वरना अब्दुल हमीद डोगर तो चीफ जस्टिस बन गए थे, उनको कैसे चीफ जस्टिस से हटा दिया? वो जाहिर है पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन थी, लोग बाहर निकल आए, प्रेशर बना, उनको घर जाना पड़ा। इफ्तिखार चौधरी साहब रिस्टोर हुए। ये तो सिर्फ हमारे मुल्क की तारीख नहीं, कई मुल्कों की तारीख में हमने देखा है कि जब लोग निकलते हैं तो प्रेशर बनता है। और जिन लोगों के तो मैं देखिए मैं साहब मुझे बात करने थे, हालांकि यू स्टार्टेड ऑन अ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल नोट। आपने कहा काम खाने की आदत और ख्वाब देखने की आदत, मैंने उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें, फिर देन यू कैन से व्हाटएवर यू वांट। ओके ऑलराइट। देखिए मामला इस तरह से है कि अगर कोई इदारा फॉर्म 45 के ऊपर वोट जिसने 1,11,000 लिए हों, फॉर्म 47 पे उसको 1182 वोट बना सकता है, तो फिर उनके पास ये भी ताकत है कि वो उन 1100 को वापस 1,11,000 भी कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये जो पूरा जो 24 नवंबर को जो फाइनल कॉल है, ये वो स्टोलन मैंडेट वापस लेने की स्ट्रगल है। अगर वो स्टोलन मैंडेट वापस होता है तो बाकी जितने भी जो भी एम्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेरे ख्याल में हम वो सारे अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। और इस बात में कोई शक नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि फॉर द सेक ऑफ वर्बियोसिटी, फॉर द सेक ऑफ लिप सर्विस आपके कि 2024 के इलेक्शन जी बड़े मुनसिफाना थे, बड़े ठीक ठाक थे, वाकई नून लीग जीती है, लेकिन टीवी पे देखने वाले नाज़रीन हमें जज कर रहे हैं, वो भी वोट डाल के आए थे, उनको सब पता है कि उस दिन 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी को और 10 फरवरी को क्या हुआ। ठीक है अली चिकरान साहब पे चलते हैं। क्यूम साहब फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। उनका लिंक जी मैं इनकी एक बात है जो करेक्ट है कि एक मिनट में 10 सेकंड में अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। खत्म हो गए थे या उन्होंने इस्तीफा दे दिया था या रिजाइन कर गए थे। अब्दुल हमीद डोगर साहब जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हुए थे, उसके बाद जो है वो रिस्टोर हुए थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी एक डिक्टेटर की जानिब से एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के बाद जो है वो बहाल हुए थे। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने उनको बहाल किया था। वहां पे ये इस तरह की कोई चीज नहीं थी। तो जरा ये तो तारीख भी अपनी मर्जी की अब लिखना शुरू कर दिया इन्होंने, तो अब मैं क्या कर सकते हैं हम इस पे। अच्छा, लेकिन फैक्ट्स तो डिफरेंट है ना। वही मेरा सवाल ये था कि हाउ इज इट पॉसिबल
कि लोग अगर बाहर निकल आते हैं एक प्रॉपर अब क्राउड जमा कर लेते हैं, जिसकी वजह से तो उम्मीद जाहिर नहीं की जा रही। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ आपको, वो भी एक वो क्योंकि उनकी बहाली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, वहां पे गवर्नमेंट तब्दील हो गई थी, जजेस जो हैं वो उनको बहाल हुए थे, और फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फिर फैसला आया जिसने डोगर साहब के इकदाम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। ठीक है, ये कोई वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है डिफेक्टो डिजेरो का। यहाँ पे जो मामला है ये आइन के अंदर है। आपने इलेक्शन लड़ा है, बिल्कुल इंतखाबात के अंदर धांधली होती होगी, ये भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे होंगे, और भी बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं जो हार जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रैक रिकॉर्ड की बात है ना, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2013 के इंतखाबात के ऊपर भी यही कहा था कि जनाब मुनज्जम धांधली हुई है, आरओज के जरिए से हुई है। अब इंतखाबात को रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाईकोर्ट से स्टे लेके आई थी, जो फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो खत्म किया था उसको। तो अब आइन के अंदर जो है आर्टिकल 225 है। अब ये कह रहे हैं कि जी जमहूरियत और आइन की बहाली, आइन का आर्टिकल 225 कहता है कि इंतखाबी उज़रदारी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर वो डिसाइड होंगी, और उसका तरीकाकार पूरा एक ट्रायल का है, सिविल ट्रायल होता है वो, जिसके अंदर एविडेंस होती है, क्रॉस होता है, फिर और बहुत सारी चीजें जिसमें टाइम लगता है। ये तो अपना वो कासिम सूरी साहब थे जो बंदयाल साहब के स्टे के ऊपर जो है पांव के निशान के अंगूठों की बुनियाद के ऊपर 4 साल स्टे के ऊपर वो रहे थे। तो बातें और हैं, हकायक और हैं, कानून कुछ और है। अभी भी वो कहते कि मैं कोई बात आपके साथ नहीं शेयर कर सकता, अगर इतनी सच्ची बात है जो टेलीविजन पे चैनल पे नहीं शेयर कर सकते, सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। क्यों? सोशल मीडिया पे सच होता है और टीवी पर बोलेंगे तो झूठ हो जाएगा, वो झूठ हो जाएगा। ये मुझे बात खासी मुज़ाहिका खेज़ बात है, लेकिन जाने दीजिए। थैंक यू सो मच अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली ताहिर साहब मौजूद थे, अखुंज़दा चट्टान साहब मौजूद थे, गुफ्तगू फरमा रहे थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन आने वाले वक्त में तोशाखाना 2 के हवाले से भी जो कहा जा रहा है वो भी हमने आपके सामने रखा कि ज़मानत मनसूखी हो सकती है, और दीगर मुकदमात अगर कायम किए जाते हैं तो फिर जिस तरह से एक शोर मचा हुआ है कि खान साहब की रिहाई, तो वो वाला मामला भी खासा खटाई में पड़ जाएगा। लेकिन इस एहतजाज के हवाले से हुकूमत अपनी तैयारी कर रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी अपडेट आई है कि बैरिस्टर गौहर साहब की जो मुलाकात हुई है गंडापुर साहब के साथ, उसमें किसी भी तौर पर यह दरख्वास्त अपेरेंटली नहीं की गई कि इस एहतजाज को कॉल ऑफ किया जाए, मुलतवी कर दिया जाए या मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जाए। तो ये तो लेटेस्ट अपडेट थी। शो का वक्त खत्म, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।